और कोलकाता से दिल्ली जीबी रोड कोठा नंबर 68 की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सीधे जाकर खुद को एक ग्राहक की तरह पेश किया। रानी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसे दिल्ली में एक अच्छा जॉब ऑफर मिला। रानी को यह बताया गया था कि दिल्ली में अगर 1 लाख रुपए की नौकरी चाहिए तो उसके पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। वो घबराई और डर से उसका शरीर कांपने लगा। उसका दिमाग पूरी तरीके से सन्न हो चुका था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। कमजोर और बेसहारा महसूस कर रही थी और रानी जब तक कुछ समझ पाती तब तक। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार है, लुटती क्यों है लाज, क्या पुरुषत्व विहीन ही हुई धरा ये आज। जून 11, 2019 को पहली बार रानी को जब दिल्ली से जॉब ऑफर मिला तो उसने कभी नहीं सोचा था ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काला अध्याय होने वाला था। 35,000 रुपए कमा रही रानी कोलकाता में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसकी दोस्त दुर्गा रोते हुए उसके पास मिलने आती है और कहती है कि दिल्ली से उसे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का ऑफर आया है। लेकिन उसके घर वाले इस बात से राजी नहीं थे और उसे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन रानी और दुर्गा करीबी दोस्त थे तो दुर्गा अपनी जगह रानी की अनुशंसा करते हुए उसे जॉब के इंटरव्यू पे जाने के लिए कहती है। लेकिन दूसरे हाथ पे रानी ने जब अपने घर वालों से इसके बारे में कहा तो उसके घर वाले बिना किसी संकोच के राजी हो गए और उसके बाद एक छोटी सी ट्रेन यात्रा और रानी अपनी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेके हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरती है। रानी के सपने पूरे होने वाले थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। किस्मत का खेल देखिए, जहां पर दुर्गा को आना था उसकी जगह आती है रानी। दिल्ली पहुंचने के बाद कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने उसे इंटरव्यू के लिए शहर से थोड़ा दूर दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक आलीशान फार्म हाउस पर बुलाया। हालांकि जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस दिन रानी को वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वो इंटरव्यू पे ध्यान देने का फैसला करती है। इसी बीच बगल से एक नौकर आता है और कहता है कि आप चाय लेंगी या पानी। तो वो कहती है चाय आती है, लेकिन उस चाय पीने के बाद रानी को कुछ भी होश नहीं रहता। और लगभग 12 से 15 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में ऐसी हालत में पाती है जहां उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे समझने में कुछ पल लगे कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। वो घबराई और डर से उसका शरीर कांपने लगा। उसका दिमाग पूरी तरीके से सन्न हो चुका था और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। कमजोर और बेसहारा महसूस कर रही थी और रानी जब तक कुछ समझ पाती तब तक। कमरे का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति अंदर आया और रानी के करीब पहुंचा तो रानी ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसकी असहाय स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने जबरदस्ती रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जैसे कि एक सिलसिला ही शुरू हो गया हो। एक के बाद एक आदमी आता गया और 15 लोगों तक तो रानी ने गिनती की, लेकिन इसके बाद वह इतनी टूट चुकी थी कि गिनती करना भी भूल गई। अब अगले दिन जब रानी को पूरी तरीके से होश आया तो उसने पानी मांगा, लेकिन उसे पानी तक नहीं दिया गया। वह कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ों की मांग करती है, लेकिन उसके लिए भी उसे मिलता क्या है? केवल उपेक्षा। वहीं दूसरे हाथ पर जब रानी के परिवार वालों को रानी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था तो वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन उधर रानी हैवानियत का शिकार होती रही। पर इधर पुलिस कहती रही कि जवान लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। रानी ने खुद को बचाने और वहां से निकलने की तमाम कोशिश की, लेकिन 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाने लगी, जिससे उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। और एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति जिसे शायद शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते, लेकिन रानी जानती थी कि परिवार से संपर्क करना ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका था। अब ये जगह कोठा नंबर 68 जीबी रोड थी। अक्सर यहाँ आने वाला एक ग्राहक वेस्ट बंगाल का मूल निवासी था। जब उस आदमी ने रानी से 3-4 बार संबंध बना लिए तो रानी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए उससे मदद की गुहार लगाने लगी। रानी ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए इन 4 दीवारों में और इस नरक में खत्म हो जाएगी। तो आप मेरे भाई से एक बार मेरी बात करा दें। पहले तो वो आदमी घबराता है और साफ मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका नाम उजागर हो गया तो उसकी जिंदगी पे भी खतरा मंडरा सकता है। लेकिन रानी के बार बार अनुरोध करने और गिड़गिड़ाने के बाद वो आदमी एक दिन नशे में रानी के भाई को फोन लगा देता है और उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारी बहन कहाँ है। उधर से रानी का भाई जैसे ही पूछता है कहाँ, तो वो कहता है तुम्हारी बहन कोठा नंबर 68 जीबी रोड में है।
भाई को जब पता चला कि उसकी बहन किस हाल में है और कहाँ है, तो सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घबराहट, गुस्से और बेबसी के बीच उसे अपनी बहन को बचाने का बस एक ही तरीका सूझा। उसने हिम्मत जुटाई और कोलकाता से दिल्ली जीबी रोड कोठा नंबर 68 की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सीधे जाकर खुद को एक ग्राहक की तरह पेश किया और सीधे उसने मैनेजर से कहा कि वो किसी के साथ समय बिताना चाहता है। उसे पता था कि अगर उसने सच बात बता दिया तो उसकी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है और एक एक करके लड़कियों को उसके सामने लाया जाने लगा। लेकिन वहां हर बार मना करता गया। आखिरकार मैनेजर ने बताया कि एक नई लड़की है जिसकी काफी डिमांड है, और लेकिन अभी तक वह किसी ग्राहक के साथ बिजी है। कुछ समय बाद कमरे का दरवाजा खुला। पहले एक आदमी बाहर आया और उसके बाद बाहर आई रानी। उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर भाई टूट गया और मानो रोने लगा। रानी सहमी हुई थी, उसकी आंखों में डर और चेहरे पे थकान साफ दिख रही थी। भाई ने तुरंत इशारा किया कि उसे उसी लड़की के साथ वक्त बिताना है। अब जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचे, उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और रानी और उसका भाई दूसरे को देखकर गले लगकर चुपचाप कई घंटों तक रोते रहे। रानी ने धीरे धीरे सारी कहानी बताई और उसकी आवाज में डर और दर्द बहुत साफ झलक रहा था। भाई ने अपनी बहन से पूरी कहानी सुनने के बाद खुद को इस कदर असहाय महसूस किया जैसा उसने कभी पहले नहीं किया था। वह अगली सुबह एक ग्राहक बनकर कोठे पे फिर से पहुंचा, जहां उसने रानी से मिलने की मांग की। रानी से मिलकर उसने पूछा कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, तो रानी ने एक नाम बताया, स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और रानी ने उनका नाम इस जगह पे कई मर्तबा सुना था। अपनी बहन से सारी जानकारी लेकर दिल्ली महिला आयोग की ओर रुख करता है। वहां उसकी मुलाकात होती है किरण नेगी से, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की सदस्य थी। उसने अपनी बहन रानी की पूरी कहानी किरण नेगी को बताई। उसने बताया कि रानी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसे दिल्ली में एक अच्छा जॉब ऑफर मिला। रानी को यह बताया गया था कि दिल्ली में अगर 1 लाख रुपए की नौकरी चाहिए तो उसके पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और जहां पे जैसे ही वो आई उसका फोन बंद हो गया और करीब पिछले 1.5 महीने से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। किरण नेगी ने रानी के भाई की पूरी कहानी सुनी और फिर तुरंत कार्यवाही की एक योजना बनाई। उन्होंने स्वाति मालीवाल से पूरी घटना का विवरण साझा किया और मालीवाल ने उनकी बातों पर विश्वास किया और यह सुनिश्चित किया कि मामले में कोई झूठ नहीं था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा से संपर्क किया और उन्हें जीबी रोड पर स्थित एक कोठे के बारे में जानकारी दी, जहां एक महिला का शोषण किया जा रहा था। महिला जो कोलकाता से दिल्ली एक बेहतर नौकरी के वादे पर आई थी और अब एक जाल में फंस चुकी थी। डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया और 9 अगस्त 2019 को एक रेड का समय तय किया गया। इस दौरान पीड़िता के भाई को फिर ग्राहक बना के उस कोठे में भेजा गया और उसे बताया गया कि जब तक पुलिस नहीं पहुंच जाती तुम उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। अब 9 अगस्त को पुलिस और महिला आयोग की टीम ने कोठे पे रेड की। जब वहां पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया और भाई और उसकी बहन कोठे के अंदर मौजूद थे। उस कमरे से वो जैसे ही बाहर निकले, वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर घंटों तक रोते रहे। स्वाति मालीवाल, किरण नेगी और मनदीप सिंह रंधावा की भूमिका को सराहा गया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से इस जटिल मामले को सुलझाया। मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया और बाद में कमल मार्केट थाने में इस मामले के खिलाफ धारा 370, 376(10) और 134 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कोठे के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोगों ने इस महिला को वहां लाने में मदद की थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये घटना सिर्फ एक भाई और बहन के संघर्ष की गाथा नहीं थी, बल्कि ये समाज का आईना दिखाने वाली कहानी थी। दृढ़ निश्चय और सही मदद मिलने पे किसी भी मुश्किल परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जा सकता है, इस बात का एक जीता जागता सबूत थी। इस तरीके की कहानी सुनाते वक्त हमारी आत्मा कई बार रोती है, लेकिन इसे आप लोगों से साझा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक ऐसी घटना न केवल जिसने पीड़िता को एक नया जीवन दिया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि किसी भी गलत मामले में, किसी भी गलत चीज के खिलाफ खड़ा होना कोई अन्याय नहीं होता। अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और अगर आपका बच्चा घर से कहीं दूर रहता है तो उसके साथ ये कहानी जरूर साझा करें। आपको ये कहानी सुनते वक्त किस तरह महसूस हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने घर वालों, परिवार वालों के साथ इस कहानी को साझा करें, क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपसे विदा लेना चाहते हैं। जब तक अगली बार मिले तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अब आपसे विदा लेना चाहते हैं और अब हम जब तक अगली बार मिले एक नई कहानी किस्से के साथ, हमें इजाजत दें। मेरा नाम है वैभव शर्मा और मेरी साथी सहयोगी वक्ता शिवांगी निगम।
अब हम आपसे विदा लेते हैं और जय जय श्री श्री राम, राम, धन्यवाद और जय जय हिंद। हिंद। Hot, यार। Hey baby, hey, hey. ये छेड़ दे हैं? छेड़ दे ये रहा हूँ।